गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम अनीता उपाध्याय। पुराने बच्चे तो सब जानते हैं, नए बच्चे जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। मेरा नाम अनीता उपाध्याय, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका हूँ। और बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले पाठ्य पुस्तक क्या पढ़ना है वो तो मैं आपको बता दी हूँ। राजीव प्रकाशन या विद्या प्रकाशन, जो भी आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाए कोई भी ले लीजिए, क्योंकि पाठ और जीवनी में कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए आपको जो पुस्तक उपलब्ध है या जो पुरानी है उससे भी काम चल जाएगा। और पाठ्यक्रम क्या है वो भी मैं आपको भेज दी हूँ, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, सारी चीजें आपको पाठ्यक्रम बता दिया गया है। अब हम लोग देखिए, सबसे पहले काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे। और जो भी काव्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे इससे संबंधित थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी चीजें पढ़ेंगे और थोड़ी चीजों को जानते रहेंगे, लिखते रहेंगे, जो आपको आगे भी काम आएगा। एक साथ में बहुत ज्यादा ना आपको पढ़ाऊंगी और न ही लिखने के लिए दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा ही आप हर सब्जेक्ट का पढ़ते रहिए। और अभी से आप तैयारी करेंगे बच्चों तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बार बार बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती नहीं मुझे साइंस ही पढ़ना है, अगर ये सोच के आप अपने विषय का चयन किए कि नहीं मुझे साइंस ही पढ़ना है, तो इसमें अभी से आपको जी जान से मेहनत करना होगा, ताकि आपको अंतिम समय में फेल होने की नौबत ना आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट उनका 11th का बनेगा। क्योंकि 11 और 12 की पढ़ाई ही आपकी मायने रखती है। यही पढ़ाई आपको आगे कहीं भी आपके भविष्य का निर्धारण करने के लिए ये तय करती है। कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना या जो कुछ भी आपको करना है, इसी से आपका निर्धारित होता है बच्चों। इसलिए आप अपनी 11 और 12 की पढ़ाई एकदम बेसिकली कायदे से एकदम करिएगा। इसको खेल में मत ले जाइएगा कि अभी 11 है, लॉकडाउन है, तो इसको खेल में ही बिता दें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे काव्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, थोड़ा सा, केवल एक पार्ट उसका। तो काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले सिर्फ मैं आपसे एक चीज और बताऊंगी कि जैसे काव्य साहित्य का इतिहास है वैसे ही गद्य साहित्य का इतिहास है। तो गद्य किसे कहेंगे, काव्य किसे कहेंगे, दोनों में थोड़ा तो अंतर होगा, इसीलिए इसको काव्य कहा गया, उसको गद्य कहा गया। ये सारी चीजें मैं जानती हूँ, आप 9th में भी पढ़ ली हैं, लेकिन थोड़ा सा एक वाक्य में ही आपको मैं बता दूंगी। गद्य किसको कहते हैं? जिसमें बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है, जो लय तुक आदि के बंधन से मुक्त होता है। गद्य में बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है, ये लय तुक छंद आदि के बंधन से मुक्त होता है। और इसके ठीक विपरीत काव्य उस कसौटी को कहते हैं जो भाव प्रधान होता है। इसमें बुद्धि पक्ष की प्रधानता नहीं होती, ये भाव प्रधान होता है। इसमें लय तुक छंद आदि से ये युक्त होता है। हमारा गद्य लय छंद तुक आदि से युक्त होता है। तो ये है हमारी गद्य और पद्य का अंतर। ठीक, तो अभी हम लोग आज गद्य साहित्य के इतिहास में ये देखेंगे कि गद्य साहित्य का क्या कैसे विकास हुआ, किस किस काल में। तो सबसे पहले आपका आता है आदिकाल, जो सन 769 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा आपका है भक्ति काल, जो सन 1343 से सन 1643 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद तीसरा आपका आता है रीति काल, जो 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। अंतिम आपका चौथा है आधुनिक काल, जो 1868 ईस्वी से अब तक निरंतर माना जाता है। अब आधुनिक काल का क्रमिक विकास कब और किन रूपों में हुआ वो आगे हम बताएंगे। आज सिर्फ हम लोग देखेंगे आदिकाल। ठीक, अब देखिए आदिकाल या आरंभिक काल। इस आदिकाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका नामकरण किया। और कैसे किया, इस चीज को ध्यान से आप सुनिएगा, और इसका एक नोट्स भी मैं आपको दूंगी, इसको जरूर आप कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि हमेशा इसमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर पूछता है कि आदिकाल को इस नाम से किसने कहा। ठीक, अलग अलग। और इतना ही नहीं, जो आपका टेट सुपर टेट आदि जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका नोट्स बहुत ही व्यवस्थित क्रमिक रूप में होगा, जो चीजें आपको आगे भी काम आए। ठीक है बच्चों, तो अभी आदिकाल को किन किन नामों से जाना गया ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल का नाम क्या है? आदिकाल। ठीक, अब इस आदिकाल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। अब उन्होंने इसे चारण काल क्यों कहा ये भी आप जान लीजिए।
उन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल या भाट काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो उस काल के कवि होते थे वो चारण या भाट ही हुआ करते थे, तो उन कवियों के नाम पर इन्होंने उस काल का नाम चारण काल कर दिया। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। दूसरा, मिश्र बंधुओं ने इस काल को आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल इसलिए कहा क्योंकि हिंदी साहित्य के विकास का ये प्रारंभिक दौर था, इसलिए मिश्र बंधुओं ने इस आदि काल को आरंभिक काल नाम दे दिया। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। तो उनके वीर गाथा काल कहने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि उस समय जो हिंदू राजा थे वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते थे, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी बहुत ही बिगड़ चुकी थी। जो हिंदू राजा थे आपस में ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते थे, और उनके इस लड़ाई झगड़े का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। तो इस लड़ाई झगड़े से परिपूर्ण समय होने के कारण उस युग को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दे दिया। अगला, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा, क्योंकि उस समय सामंतों का बोलबाला था। उन सामंतों के बोलबाला के चलते डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सामंत युग का नाम दे दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। बीज वपन, देखिए बीज जैसे वपन माने उगना, तो जैसे हम कोई भी चीज, कोई पौधा या पेड़ का विकास करना होता है तो उस पेड़ या पौधे के विकास से पूर्व हम पहले जमीन में बीज को गाड़ते हैं, फिर वो अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य के उदय का ये समय था, प्रारंभिक ये समय था, इसी से धीरे धीरे हिंदी साहित्य विकास की ओर आया। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को बीज वपन काल नाम दिया। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इस काल को वीर काल कहा। क्योंकि उन्होंने भी वीर काल क्यों कहा? क्योंकि युद्धों का वर्णन होने के चलते डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इस काल को वीर काल नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल नाम दिया। आदि काल प्रारंभिक समय होने के कारण, आदि का अंत होता है विलोम, आदि माने शुरुआत, तो शुरुआती दौर होने के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम आदि काल रखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इस काल को चारण काल या संधि काल कहा। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी इसे चारण काल कहा था, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इस काल को चारण काल या संधि काल कहा। चारण काल क्यों कहा? क्योंकि चारण या भाट कवि हुआ करते थे, इसलिए इस काल को इन्होंने चारण काल नाम दिया। ठीक, तो आदि काल को किन कवियों ने, किन लोगों ने किस नाम से संबोधित किया, ये चीजें मैं आपको बताई हूँ। सिर्फ इतना ही आज आपको लिखना है, और हिंदी साहित्य का जो क्रमिक विकास किस किस सन में कैसे हुआ है ये लिखना है, और आदिकाल को क्या नाम किन लोगों ने दिया वो आपको लिखना और याद करना है। इसके बाद एक चीज थोड़ा सा और आपको बताएंगे कि जो अधिकांश जो विद्वान थे वो हिंदी काव्य का प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सरहपा, और इनका रचना काल 669 ईस्वी को के लगभग माना जाता है। और दूसरी चीज थोड़ा सा और आदिकाल के बारे में जान लेते हैं कि आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बड़ी ही विकट हो चुकी थी, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन तो बड़ा ही प्रतापी राजा था, लेकिन उसके अंत होने के बाद बहुत सारे विदेशियों का आक्रमण होने लगा, और हमारे हिंदू राजा आपस में ही टुकड़े में बट गए थे, और आपसी मनमुटाव का फायदा विदेशी आक्रांताओं ने या विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया, और हमारे देश की स्थिति काफी धीरे धीरे दयनीय होती चली गई। और दूसरी चीज, अगर विशेषता के रूप में कहा जाए कि आदिकाल की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो मुख्य विशेषता के रूप में तो एक विशेषता हम ये भी कह सकते हैं कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। जैसे हम अभी ये आदिकाल के नामकरण को लेकर के बताएं कि आदिकाल का क्या नामकरण था। अब आदिकाल की विशेषता, अब विशेषता में देखिए क्या इस काल की विशेषता थी, वो भी 4-5 पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये क्या थी? आश्रयदाता कवियों की, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ये क्यों होता था? क्योंकि जो कवि थे
वो राजाओं के आश्रय में अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वो उनका खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। दूसरा, श्रृंगार रस, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। उस काल की दूसरी विशेषता, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन इसलिए होता था क्योंकि जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो वो छावनी बनाकर रहते थे, तो अपने रानियों को भी साथ ले जाया करते थे। तो इसलिए कवि लोग वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन करते थे। तीसरी मुख्य विशेषता, जो युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। उस समय के जो कवि थे उस समय के युद्धों का बड़ा ही सुंदर और सजीव रूप में चित्रांकन करते थे, जिसमें पृथ्वीराज रासो की रचना हम लोग देखते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है उसमें। और उस समय की भाषा साहित्य की डिंगल और पिंगल हुआ करती थी। साहित्य की भाषा क्या थी? डिंगल और पिंगल। तो ये 4-5 मुख्य विशेषताएं हैं, जिसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकती हैं। और फिर आज के लिए आदिकाल का नामकरण किसने किस रूप में किया, और प्रथम कवि किसको माना जाता है, और आदिकाल की मुख्य विशेषता क्या थी, आदिकाल कब से कब तक था। सिर्फ आज के लिए इतना ही, और इतना आज आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। एक कॉपी, एक मोटा रजिस्टर आप बना लीजिएगा, जिसमें क्रम से धीरे धीरे सारी चीजें लिखेंगे। पहले काव्य साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद गद्य साहित्य का इतिहास लिखेंगे, फिर साहित्य की विधाओं के बारे में कुछ प्रश्न आपको लिखाएंगे। इसके बाद हम लोग पाठ की ओर चलेंगे, फिर धीरे धीरे आपको व्याकरण भी मैं पढ़ाती जाऊंगी। थैंक यू।